हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रिज्म से होकर के जो रिफ्रैक्शन होता है उसको हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, एक प्रिज्म रख दें तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसा होगा वो हम देखेंगे। प्रिज्म होता क्या, पहले ये सोचो प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म तुम देखो, प्रिज्म जो है ज्योमेट्री में कई तरह के होता है। ये कहाँ गया? हाँ, ये जो एक नंबर ये दिख रहा है, ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म का क्या है, इसका एक बेस है ना। प्रिज्म बेसिकली ऐसा कोई चीज़ होता है जिसका कि एक बेस होता है, बेस है ना। बेस का साइज कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है ना। और बेस के पैरेलली है ना, मिलकर उसी आकृति का, बिल्कुल उसी का हूबहू, डुप्लीकेट, इक्वल, इसको कॉन्ग्रुएंट रहता है, पूरा हर पार्ट उसका इक्वल रहता है। ये ऐसा कि उसका टॉप और बेस दोनों पैरेलल होते हैं, और बेस जो होता है वो कोई पॉलीगन होगा, और टॉप भी बिल्कुल जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप भी रहता है। अब इनको क्या करते हैं कि इनको मिला देते हैं, तो ये जो सॉलिड बनता है ना, इनके से मिलने से ये प्रिज्म कहलाता है। तो ये प्रिज्म कुछ भी तरह का हो सकता है। ये सारे कार्नर को, मैंने बेस के कार्नर और टॉप के कार्नर को मिला दिया तो उसे प्रिज्म बन गया। प्रिज्म देखो, ये स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस स्क्वायर हो, ये है ना, ये अंदर गया होगा और इस तरह स्क्वायर एक प्रिज्म बना होगा, ठीक है ना। तो और ऊपर भी देखो एक स्क्वायर है, ये टॉप पे स्क्वायर है, और इनके कार्नर को हमने मिला दिया ऐसे, ठीक है ना, वर्टिकल। तो इसके जितने भी है, एक बात है, जितने इसका देखो एक पेंटागोनल प्रिज्म है। ये क्या है, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बेस इसका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ये हेक्सागोनल है ये भी, और ये ट्रेपेजोइडल है, तो ये इसका अभी हमारा कोई काम नहीं है, हम इसकी बात नहीं कर रहे। इसका नाम है, बस हमें सिर्फ एक रेगुलर प्रिज्म की बात कर रहे हैं जिसका बेस और टॉप बिल्कुल एक जैसे, ठीक है ना। अब यहाँ एक खास बात यह है कि ऊपर का जो बेस की जो लाइन है, जो टॉप की लाइन है ये, और जो ऊपर की साइड, जो बेस की साइड है, दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। और उनके कार्नर को जब आप ऐसे मिलाते हो तो इस प्रिज्म के जितने सारे के वर्टिकल फेस हैं वो सारे के सारे एक रेक्टेंगल बनते हैं। क्या बनते हैं? एक रेक्टेंगल। तो प्रिज्म बेसिकली वैसे ही आकृति होती है जिसका पूरा का पूरा, हर जो वर्टिकल फेस जो होते हैं वो क्या होता है, वो रेक्टेंगल होता है। तो कोई भी फेस, तो एक्चुअली हमें इस तरह के ये ट्रायंगुलर प्रिज्म की ज़रूरत है, हम इसी को पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिक्स में जिस प्रिज्म की बात कर रहे हैं यही है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो होता क्या है, एक ट्रायंगल होता है उसका बेस, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है टॉप भी एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अब इसको मिला दिया। अब आप ये देख रहे हो कि इसके जो तीनों वर्टिकल फेस जो बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे रेक्टेंगुलर है ना। और ये जो कार्नर है, ये जो दो प्लेन जो हैं, दो फेस जो हैं एक दूसरे से किसी एंगल पर जुड़े हुए हैं, तो ये प्रिज्म का एंगल है। तो प्रिज्म के 3 एंगल हैं यहाँ पर। वैसे एंगल बहुत कुछ होंगे, बाकी ये सब एंगल तो 90 डिग्री हैं, तो उनकी हमें कोई चिंता नहीं है। बस ये जिसमें ऑप्टिक्स में जिस प्रिज्म के एंगल की बात करेंगे वो बेसिकली ये 3 एंगल जो बन रहे हैं ना, इसी की बात है। और कोई भी दो फेस मिला हुए तो एक एंगल बनाएगा, है? तो ये आप देखो, इस प्रिज्म की बात कर रहे हैं, इसमें एक ग्लास का है, ग्लास का ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और उसके साइड आपने देख लिया, एक साइड ये है,
ये इसका ये जो फेस है, इसके तीनों वर्टिकल फेस जो है वो रेक्टेंगुलर है, जैसे ये दिख रहा है ना। और इसका टॉप जो है ये ट्रायंगल है ना। और एक दूसरा ऐसा ही टॉप, ऐसे बेस भी होगा, इधर ये बेस है नीचे जो रखा है, और इधर ये टॉप हो गया है ना, और ये साइड है ना, वर्टिकल फेस है, ठीक है। तो जो प्रिज्म आपको मिलेगा वो बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रिज्म से जब लाइट इसमें से गुजरेगी और दूसरे साइड से निकलेगी तो हम इसका अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये जो एंगल बना है, कोई भी दो फेस हमारे काम के हैं, है ना। वैसे ये इक्विलेटरल है तो सारे के सारे 60 डिग्री है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कोई भी प्रिज्म का। ये जैसे ये एंगल ए हमने बना दिया, कोई एक एंगल, है ना। तो ये अपनी इच्छा अनुसार एंगल का प्रिज्म बना सकते हो। और ये जो बेस है ना, ट्रायंगल, वो कोई सा किसी भी तरह का हो सकता है ना। उसके प्रिज्म को क्रॉस सेक्शन के रूप में हम दिखाएंगे तो एक ट्रायंगल जैसे दिखेगा, लेकिन वो ट्रायंगल है नहीं। ये ट्रायंगल क्या है, ये बेसिकली ये 3 डायमेंशन फिगर है ना। प्रिज्म क्या है, एक 3 डायमेंशन फिगर है। हम उसको ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करेंगे। हम क्या ले रहे हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म, है ना, उसी को पढ़ेंगे। और ये जो कोई भी एंगल हमारी मर्जी से A1 ले लो या A2 ले लो, ये थे ट्रायंगल में से कोई भी फेस का A3, 3 एंगल हो गए। तीनों में से किसी भी एंगल को प्रिज्म का एंगल बना सकते हैं। तो लाइट कैसे ऐसे जाएगी और दूसरे से निकलेगी, ऐसा क्यों होगा इसको हम अलग से देखते हैं, लेकिन यही प्रिज्म का है। तो ये जो सिस्टम हमने जैसे ये बनाया तो इसको कहेंगे प्रिज्म का एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है ना। इसको बोलोगे क्या है, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, है ना। और ये जब निकल गई है तो ये इमर्जेंट लाइट है, इमर्जेंट लाइट, या इसको बोलोगे रिफ्रैक्टेड भी कभी कभी बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड लाइट, है ना, या बीम। तो ये जो भी ज़रूरत पड़ेगी इसके इस नॉमेनक्लेचर का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अब ये प्रिज्म के साथ बड़ा कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आती है, तो उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। ये दोस्तों, हाँ, रिफ्रैक्शन बाय द प्रिज्म। इसमें क्या है भाई, ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म तो समझ में आ गई ना। ये PO ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट बीम है, ठीक है ना। ये इंसिडेंट बीम अब इस फेस पर गई, देखो ये भी फेस पर गई, है ना। इस फेस पर जब पड़ती है तो ये फेस का नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है, तो ये Q है, PQ। तो ये आप ये बोल दो N1, एक नॉर्मल N1 है, तो QN1 नॉर्मल हो गया, तो I एंगल पर यहाँ पर गई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब I एंगल पर जब इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल से, तो अब दूसरा मीडिया इसका मान लो म्यू है ना। हम μ1 μ2 नहीं कर लेते, ये एयर है, ए कर लो, और ये जो है म्यू इक्वल टू 1 है, μ1, और ये म्यू है, ठीक है। इधर भी एयर हो गया, म्यू इक्वल टू 1। हम लोग इसी सिंपल फॉर्म में हम इसका अध्ययन करेंगे। जब μ1 μ2 लेना होगा तो फिर तो पुराने रिफ्रैक्शन वाला फार्मूले लगाओगे। तो ये हो गया, तो ये N1 हो गया, और ये जो है ये N1 डैश, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जा रही है, तो ये लगभग मान लो 1.5 है ना रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। तो ये R जो है कम होगा, यहाँ जा कर के ग्लास में गया, ग्लास में R कम हो गया, तो ये R है, चलो R ही सही। और यहाँ से ये मतलब I ना हो करके I जा रही थी ऐसे, ये P Q R S क्या क्या ले लिया, S ले लिया, तो हमने मान लो ये U तो दिया है, ये U दिशा में, ये PU दिशा में ये जा रही थी, ठीक है।
उसे न जा करके अब ये मुड़ गई तो ये डेल्टा 1 मुड़ गई, ठीक है ना। ये कितना डेल्टा 1 हुआ, तो देखो ये डेल्टा 1 जो होगा आई माइनस आर, ये इसको चलो आई माइनस आर कर दो, ठीक है ना। अब ये गई तो ये दूसरे फेस पर आएगी, आ गई हम। ये इसको कहते हैं बेस। ये इसको प्रिज्म के मामले में ऑप्टिक, वो प्रिज्म का ज्योमेट्रिकल बेस नहीं है, ये बेस क्या है, एक फेस जो ज़मीन पर रहता है, जो मेज पर रखोगे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको बेस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये BC एक बेस लाइन है, ठीक है। तो ये देखो ये रिफ्रैक्टेड रह गई, दूसरे फेस पर इंसिडेंट हुई, तो ये R' एंगल बना रही है इसके नॉर्मल से। तो इसको हम बोले N2 और ये है N2', ये नॉर्मल है दूसरे फेस का, तो उसे R' बने। अब क्या था कि ये रिफ्रैक्टेड रेज जो है एक्चुअली जा रही थी ऐसे, बोलो ऐसे जा रही थी ना, RSTUV, ये W ले लेते हैं, चलो ये W दिशा में जा रही थी, ठीक है। लेकिन वहाँ ना जा करके अब इसने क्या किया, अब हवा में जा रही है तो अब नॉर्मल से दूर चली गई, I' पर चली गई, तो ये RS दिशा में गई। तो ऐसा करने में ये डेल्टा 2 डिविएशन हो गया। ये डेल्टा 2 कितना है, डेल्टा 2 जो है बेसिकली ये एंगल भी नहीं, ये एंगल कितना है, ये डेल्टा 2 ये हो गया, देखो ये डेल्टा 2 ये एंगल हो गया, ठीक है। कैसे, ये ऐसे जा रही थी, है ना, तो I पर चला गया, है ना, तो I' माइनस R, तो देखो ये डेल्टा 2 बराबर क्या हो गई, I' माइनस R', ये R' पर इंसिडेंट हुई थी, नॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल से ये एंगल है ना, और I इतना हो गया, तो ये डेल्टा ये नहीं है, ये R' है, ठीक है ना। डेविएशन कितना हो गया, ये दूसरी दिशा में I' माइनस R, और ये हो गया डेल्टा 2, ठीक है ना। ये थोड़ा सा करेक्शन ये कर लेना, ये R' है कि मतलब ये रे को इधर जाना चाहिए था, इधर ना जा कर के और इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, तो ये हो गई, ठीक है। अब देखो, अब टोटल डेल्टा डेविएशन कितना हो गया, देखो ये रे ऐसे जा रही थी कितना, PU दिशा में, अब जा रही है TS दिशा में जा रही है, फाइनल निकली, तो टोटल डेविएशन कितना हो गया, डेल्टा टोटल डेविएशन, इसको क्या बोलोगे, टोटल डेविएशन, ये हो गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जोड़ देते हैं, डेल्टा 1 की वैल्यू रख दो, I प्लस I' प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है ना। ये क्या कर दिया, R1 है, सॉरी, ये R प्लस R', ये एक्चुअली यहाँ से उठा करके वैल्यू रख दिया, दो, है ना। डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 की वैल्यू I माइनस I प्लस I' प्लस R' रख दिया, तो ये हो गया I प्लस I' प्लस R प्लस R', ये बन गया, है ना। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पर इस ट्रायंगल में, देखो ये क्वाड्रेटिक में ये 90 डिग्री है, कितना 90 डिग्री है, ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एंगल देखो, इन क्वाड्रिलेटरल,
क्वाड्रिलेटरल ए क्यू वी आर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एंगल ए क्यू वी इक्वल टू एंगल ए आर वी इक्वल टू, ये 90 डिग्री है। दोनों नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना, ये क्या है, ये नॉर्मल। नॉर्मल होने के कारण, क्योंकि ये जो है क्यू बी और क्यू आर जो है ए आर और क्यू ए क्यू के नॉर्मल है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी ये देखो, ये एंगल और ये एंगल मिल करके 180 अंश होना चाहिए, ठीक है ना। ये एंगल बी और ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस वी, एंगल ए प्लस एंगल वी कितना हो गया, इक्वल टू 180, ठीक है कि नहीं। अच्छा, और इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ये तीसरे रिजल्ट मिला, इन ट्रायंगल क्यू आर वी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देख रहे हो, R1 R प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू वी आर, मैंने ये तीनों इंटरनल एंगल को हमने जोड़ दिया, तो ये भी कितना हो गया, 180 अंश, 180 हुआ, ठीक है ना। ये हो गया 4, ठीक है। अब इन 4 और 3 को कंपेयर करो, तो यहाँ से क्या मिला, क्यू वी आर यानी एंगल वी और माने ये वी जो है और ये एंगल दोनों एक ही तो है, ठीक है ना। तो हम ये घटा दें तो यहाँ से ये मिलता है कि ये v में a जोड़ दो तो 180 हो जाता है, और v में r प्लस आर डैश जोड़ दो तो 180 अंश हो गया। तो ये 3 और 4 से आपने क्या निकला कि r प्लस आर डैश इक्वल टू a, ठीक है ना। ये प्रिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है, प्रिज्म का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है, किसी भी प्रिज्म में ये होता है। तो फिर ये डिविएशन में r प्लस आर डैश की वैल्यू हमको रखना है, ठीक है ना। ये आई डैश है, सॉरी छूट गया। तो ये इसमें r प्लस आर डैश जो है हमेशा कोई भी प्रिज्म हो जहाँ भी रिफ्रैक्शन होता है, तो इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि r प्लस आर डैश जो इंटरनल एंगल बनते हैं नॉर्मल के साथ, हमेशा उनके प्रिज्म के एंगल के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, हमने क्या दो चीज़ मिटा लिया कि ये डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश प्लस आर प्लस आर डैश, ये निकाल लिया एक। दूसरी चीज़ कि आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए, नंबर 2, ठीक है ना। अब ये जो आपका रिजल्ट है इसके उपयोग से आई डैश है, ये ठीक करना है। अब देखो यहाँ पर एक काम क्या करें, देखो म्यू इक्वल टू म्यू, यहाँ पर इंसिडेंट रे के लिए ये पी क्यू के लिए देखो साइन आई बाई साइन आर हुआ ना ये।
ये इन जनरल है, लेकिन फॉर स्मॉल आई है ना के लिए, तो म्यू बराबर क्या होगा, म्यू इक्वल टू आई बाई आर। ठीक, ये हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि आई बराबर म्यू आर हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी देखो, म्यू इक्वल टू आई डैश बाई आर डैश है ना। यहाँ भी यहाँ पर लगा कर देखो, ये म्यू है और ये 1 है, तो इसमें देख लो यहाँ भी आर डैश और आई डैश के बीच में रिलेशन ऐसा बनेगा, तो आई डैश इक्वल टू म्यू आर डैश। ठीक है, ये स्नेल ना, तो ये स्मॉल आई डैश दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें रख दो भाई, डेल्टा बराबर क्या हुआ, डेल्टा बराबर हो गया म्यू आर प्लस आर डैश प्लस आर प्लस आर डैश है ना। आर प्लस आर डैश को हम क्या बोलते हैं, ए प्रिज्म का एंगल, तो म्यू प्लस 1 ये हमारी गलती हो रही है यहाँ पर, हमने ये गलती किया है, माइनस है भाई, डेल्टा 1 आई माइनस R1 और ये माइनस है। ठीक है ना, तो ये जो है यहाँ माइनस हो गया, यहाँ ये माइनस हो गया, तो ये हो गया पूरा म्यू माइनस 1 ए। ठीक है, ये प्रिज्म का जो ये है, पीछे भी गलती किया है तो उसको सुधारना पड़ेगा। हाँ, ये देखो डेल्टा 1 ये आई माइनस आर ये इतना, तो यहाँ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यहाँ भी माइनस था, ये भी माइनस चाहिए था, माइनस, यहाँ भी माइनस सही कर लो। ठीक है, बस ये इतना करेक्शन था वो कर लो, बाकी सब जगह ठीक है। तो ये जो तुम्हारा फाइनल हुआ कि डेल्टा, ये प्रिज्म का ये डेल्टा बराबर फाइनल हमने क्या लिख लिया, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर बस आई डैश को हमने छोटा माना है, सिर्फ इतना ही माना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं माना है, अंतर नहीं। इसलिए कोई दूसरा एजम्पशन हमने नहीं किया। तो इसमें क्या होता है, छोटे एंगल बस ये है कि बहुत ज़्यादा आई बड़ा ना हो, तो प्रिज्म में क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1। तो ये जो टोटल डिविएशन होता है प्रिज्म में, वो क्या होगा, वो प्रिज्म के एंगल पर निर्भर करता है ना, कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म। क्या है, डेल्टा एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर निर्भर करता है, साथ ही साथ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू, डेल्टा है ये, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। ठीक है, ये भी बात है, यानी कुल मिलाकर के ये आपका रिजल्ट जो 3 नंबर है ये हमारे काम का है। इसी चीज़ को, ये प्रिज्म का यही चीज़ इम्पोर्टेंट है ना। और प्रिज्म की जो पूरी थियरी है बिल्कुल एक सिंगल इस फॉर्मूले पर आधारित है, कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। ये ड्राइंग आप 2-4 बार बना कर देख लो कि डेल्टा कैसे बनेगा, टोटल डेल्टा कितना होगा, आई कितना होगा, जब ज़रूरत पड़े तो बढ़िया से लिख सको। ठीक है, तो लेकिन ये जो इसको कहते हैं डिविएशन, तो डिविएशन, टोटल डिविएशन, टोटल एंगुलर डिविएशन, एंगुलर डिविएशन ऑफ प्रिज्म, डिविएशन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म जो है इंसिडेंट रे को कितना एंगल डिविएट करेगा, ये केवल 2 ही चीज़ पर निर्भर करता है, वो प्रिज्म के एंगल पर और उस रे के रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पर। ठीक है ना।
तो म्यू क्या होता है, प्रिज्म के मटेरियल का पर निर्भर करता है। एंगल क्या है, वो प्रिज्म की ज्योमेट्री पर निर्भर करता है। तो ये प्रिज्म का एंगल, देखो 3 एंगल थे प्रिज्म में, लेकिन तीनों एंगल को हम नहीं बात कर रहे हैं, हम तो केवल उसकी बात कर रहे हैं जिसमें हम रिफ्रैक्ट करते हैं, जिसको हम, जिन 2 फेसेस को हमने टॉप पर रखा है, ऐसे जो रखा है, ये तो मेज के ऊपर आप रखोगे, बीसी को, बीसी वाले फेस को आप मेज पर रखोगे, बाकी 2 फेस के बीच में, माने बेस के सामने का जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो किसी को भी बना सकते हो, जैसा ज़रूरत पड़ेगी हम प्रिज्म के इन तीनों एंगल को में से किसी को भी हम एंगल ऑफ प्रिज्म बना सकते हैं। लेकिन याद रखो कि ये डेविएशन जो होता है, जो एंगल है जो प्रिज्म पर निर्भर करता है, वो प्रिज्म का वो एंगल जो बेस की ठीक अपोजिट होता है ना, जो बीसी बेस है उसके ठीक अपोजिट वाले पर निर्भर करता है। ठीक है, बाकी तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, इसके बाद अब अगली बात ये है कि यदि मान लो आई को बदलते जाओ, इस आई को हम कुछ भी बदलते हैं, तो इसके बाद डेल्टा पर क्या असर पड़ेगा, ये प्रिज्म का एक दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये क्या होता है कि इस प्रिज्म को, आई को आप बदलते जाओ, यही प्रिज्म है ना, वही प्रिज्म है पीछे वाला, इसमें बीसी था है ना, बीसी के सामने का ये ए है, ये एंगल है, बन गया प्रिज्म। तो ये डेविएशन कितना होता है, टोटल डेविएशन जो होगा डेल्टा इक्वल टू कितना था, म्यू माइनस 1 ए। ठीक है, हमने कुछ गलती किया है, पीछे देखो, पीछे क्या गलती हुई, ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ना, कौन सा, ये 3 नंबर, ये ऐसा, इसमें बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन है। यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेशन लगाया है कि आई डैश जो है छोटे हैं, तो इसको तो आप ये समझो कि ये चीज़ जो है अप्रॉक्सीमेशन के लिए ही सही है ना। ये प्रोसेस जो है टोटल एंगुलर, इससे ये पता लगता है कि जो डेल्टा है वो सारे एंगल के लिए एक ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम इस इक्वेशन पर चलेंगे, इस इक्वेशन को फिर से जरा लिखो, देखो मिनिमम जो डेविएशन है वो कितना है, वो आई प्लस आई डैश माइनस R1 प्लस R डैश, ये इतना है। ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हो आई डैश प्लस आई डैश माइनस ए। ठीक है ना, ये डेविएशन है, ये नंबर 1, इसको हम इस फार्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर रह गई ऐसे, जो नॉर्मल के साथ आई कोण बनाई। ठीक है ना, अब ये जा करके प्रिज्म से बाहर जाकर ऐसे गई और फिर ये निकल जाएगी, है ना। ये दोनों रे के बीच में जो ये एंगल डेल्टा बन रहा है वो क्या है, आई डैश दोनों पर निर्भर कर रहा है और ए पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, तो ये जो है डेल्टा इज फंक्शन ऑफ आई, फंक्शन ऑफ आई। ठीक है ना, और आई डैश, आई के हिसाब से आई डैश अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ये आई डैश ये है ना, अपने आप एडजस्ट होता है, वो रिफ्रैक्शन के नियम से जो भी आता है वो। लेकिन एक्चुअली जो डेल्टा है वो आई का फंक्शन है, लेकिन डेल्टा आई डैश का भी फंक्शन है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आई डैश
और आई, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आई डैश जो है, आई डैश आई पर निर्भर है, सम फंक्शन ऑफ आई, ठीक है ना। तो ये कुल मिला करके ये डेल्टा केवल आई का ही फंक्शन है, ठीक है ना। तो आई और डेल्टा के बीच में हम एक ग्राफ खींच सकते हैं। यहाँ पर आपने डेल्टा दिखाओ, यहाँ आई दिखाओ, अब ये ग्राफ करते हैं, ठीक है ना। जब तुम ग्राफ देखोगे कि ये रे आ रही है, ठीक है। अब ये रे यदि इसी दिशा में जाती तो आप मान लो प्रिज्म नहीं है, यहाँ रख करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इस दिशा में जा रही है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रिज्म रख दोगे तो इस रे की दिशा बदल जाएगी, ये रे कहीं और दिशा में, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो डेल्टा, ये डेल्टा आप पता कर सकते हो। और ये इंसिडेंट एंगल आई भी आप पता कर सकते हो। तो इसमें हम ग्राफ खींच सकते हैं आई और डेल्टा में। ये जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली ये पहले ये आई जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो एक मिनिमम आई आएगी जिसमें डेल्टा मिनिमम आ जाएगा, एक ऐसा आई मिलेगा। देखो इस आई पे डेल्टा मिनिमम हुआ और फिर उसके बाद आई बढ़ता जाता है, ठीक है ना। इसमें इस आई के साथ है ना, जैसे आप करोगे तो ये इस तरह का एक ग्राफ मिलता है। ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला, इस डेल्टा में देखो, डेल्टा किसका है, इसको हम डेल्टा मिनिमम कहते हैं, डेल्टा एम। और इस एंगल को आई एम, माने ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पर डिविएशन मिनिमम, तो इसको मिनिमम डिविएशन एंगल कहेंगे, है ना। और ये डिविएशन होगा मिनिमम। मिनिमम डेविएशन की और भी खासियत होती है। मिनिमम डेविएशन की स्थिति में जो इंसिडेंट एंगल है, ये जो है देखो, ये पूरा मामला सिमेट्रिकल है और इसमें आई पर गई और फिर आई पर ही निकल जाती है ना। तो आई और आई डैश बराबर हो जाता है। ये चीज़ याद करके रखना। ये कैसे होता है आप ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है नहीं कि वो एक्चुअली ये सिमेट्रिकल है ना। जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे रे को आपने ऐसे भेजा तो रिफ्रैक्शन का नियम पालन करते हुए फिर ऐसे निकली, और आप यदि आप उल्टा कर दो इस रे को इस दिशा में भेजोगे तो इधर जाएगी। तो बस इससे आई और आई डैश बराबर हो जाएगी, आई और आई बराबर हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, मिनिमम डेविएशन की स्थिति में आई आई डैश बराबर होते हैं और डेल्टा जो है मिनिमम होती है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर ये ग्राफ में दिखा रहे हैं कि डेल्टा इक्वल टू ये डेल्टा को इसकी अब ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, कि आई डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, ये ना इसके बीच में आप ग्राफ खींचोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ये बढ़िया सा बना करके इन्होंने दिखाया है। तो बिल्कुल आई इक्वल टू आई वन, है ना, आर इक्वल टू आर टू, ये जो एंगल है आर वन और आर डैश, है ना, ये भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि आई 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 डैश बराबर हो गया तो आर आर डैश भी, ये वो जो है रिफ्रैक्शन का नियम है स्नेल लॉ, उससे ये जुड़ा हुआ है, तो आर और आर डैश भी बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो, तो जब इन केस ऑफ, ये इसमें ध्यान देने की बात है, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन डेविएशन, ठीक है, ये क्या है, डेल्टा एम इक्वल टू आई आई डैश बराबर हो जाते हैं 2i, है ना, माइनस ए, ये हो जाता है, ठीक है। तो i बराबर हो गया डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ठीक है। एक बात, दूसरी चीज़ देखो, आर प्लस आर डैश
ये R डैश इक्वल टू 2R हो गया, ये बराबर A, ये हमेशा ही रहता है, तो A बराबर A/2 इक्वल टू R हो गया, ठीक है ना। ये दूसरी रिजल्ट मिल, मिनिमम डेविएशन में ये इसी सरल आइडेंटिटी की वजह से मिनिमम डेविएशन पर हम काम करते हैं। तो देखो, तो म्यू कितना होगा, म्यू बराबर साइन I बाई साइन R, ये रहता है ना। तो मिनिमम डेविएशन की स्थिति में आप ये क्या लिखोगे, साइन I A प्लस डेल्टा M बाई 2 बटा साइन A/2, ठीक है। ये जो प्रिज्म से रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स निकालने का ये फार्मूला है, इसी आधार पर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स निकालते हैं, है ना। कि ये दिया रहेगा मिनिमम डेविएशन की स्थिति है, उसमें I इतना है ना, डेविएशन इतना है, तो आप म्यू निकालो, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स निकालो, तो इसमें प्रिज्म से रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो अप्रॉक्सीमेशन वाला जो पीछे वाला जो सवाल है, ये जो आर्टिकल हम लोगों ने निकालने हैं, तो 60 रेंज के मामले में, है ना, जब I और I डैश छोटे हों, है ना, तो ये मिनिमम डेविएशन की स्थिति में रहता है ना। ये यहाँ से आप निकालो कि फॉर स्मॉल I एंड R, है ना, आगे बढ़ो, फॉर स्मॉल I एंड R यहाँ रख दें कि स्मॉल के लिए, तो ये म्यू बराबर म्यू, है ना, और ये बराबर क्या हो गया, A प्लस डेल्टा M बाई 2 से 2 कट गया, 1, तो ये हो गया, और इससे ये निकला कि डेल्टा M मिनिमम डेविएशन इक्वल टू म्यू माइनस 1A, ठीक है ना। अच्छा, ये डेल्टा एकदम मिनिमम डेविएशन के लिए तो ये तो है ही, है ना, लेकिन इसके आसपास का ये जैसे इतना छोटा है, इस एंगल के बीच में आप देख रहे हो, है ना, इतना छोटे मिनिमम डेविएशन के आसपास के दूसरे एंगल के मामले में भी डेल्टा इक्वल टू हम सीधे लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू A, है ना। ये डेविएशन हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, है ना। एकदम मिनिमम डेविएशन पर तो ये लागू है ही, है ना, उसके लिए तो ये है ही, लेकिन छोटे एंगलों के लिए डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1A, ये इसका उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर हम प्रिज्म के दूसरे जो बिहेवियर है उसको हम व्याख्या करेंगे। देखो, अब आगे देखो, डिस्पर्शन। प्रिज्म को जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। डिस्पर्सल ऑफ लाइट क्या होता है भाई, लाइट का मतलब होता है जब वाइट लाइट आपने पास किया, यहाँ आपने सोर्स वाइट लाइट लिया, ठीक है ना। वाइट लाइट जब इंसिडेंट होती है तो ये प्रिज्म जो होता है से निकलने वाला लाइट जो है इस तरह से बट जाता है ना, मीनिंग। तो डिस्पर्शन का मतलब क्या है कि अब हम लोग डिस्पर्शन पर विचार करेंगे। डिस्पर्शन होता क्या है, देखिए, ये प्रिज्म है, प्रिज्म इसीलिए जाना जाता है बेसिकली डिस्पर्शन के लिए, ठीक है ना। ये बहुत चमत्कार पहले माना जाता था। तो इसमें क्या है, देखो A B ये जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, ये वाइट है ना, वाइट लाइट है, आपने भेजा वाइट लाइट, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे सूर्य का प्रकाश आपने भेज दिया, ये प्रिज्म से निकलने के बाद ये लाइट जो है ये इतने सारे कलर में बट जाती है। अच्छा, ये कलर भी ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली हैं, ये लाल से शुरू हुआ और वायलेट तक ये जो है ये कलर के सारे डिफरेंट शेड्स हैं, हर तरह के कलर हैं। देखो, ऐसा है कि ये लाल कलर जो ऊपर दिख रहा है वही लाल कलर बीच में दिख रहा है और ये किनारे पर दिख रहा है ना। ये तीनों एक ही नहीं है,
तीनों ये जो है ना लाल के जो तीनों शेड दिख रहे हैं ना आपको, एक ही नहीं है, इनमें थोड़ा सा अंतर दिखता है। तो एक्चुअली जो कलर कहने के लिए ठीक है कि 7 रंगों में बांट दिया, ऐसा कहते हैं, लेकिन ये केवल 7 ही रंग नहीं होते, ये रंग वो देखने वाले के नज़र पे हैं। यदि मोटे मोटे आपने 7 रंगों में मान लिया तो ठीक है, 7 रंग है ना, लेकिन ये इस तरह का, ये डिफरेंट कलर में, ये वाइट लाइट डिफरेंट कलर में बढ़ जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम डिस्पर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्सल। तो डिस्पर्सल ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। बस ये काम की चीज़ इतनी है, ठीक है ना, ये काम की चीज़ इतनी ही है कि वाइट लाइट का कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाना, अलग हो जाना, है ना। सारे कलर अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, और आप उसमें बता सकते हो कि ये सारे कलर अलग अलग नहीं, बल्कि लाल रंग अलग हो जाता है, लाल रंग की रेंज अलग मिलेगी, ऑरेंज का रेंज अलग मिलेगा, येलो का अलग, ग्रीन का वाइट। अच्छा, इनका क्रम जो होता है एक खास क्रम होता है, जैसा कि ये दिखाया गया है ना। रेड सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद ऑरेंज रहेगा, येलो, उसके बाद येलो आएगा, सब पीला आएगा, फिर हरा रंग आएगा, फिर नीला आएगा, फिर आसमानी रंग आएगा, और उसके बाद बैंगनी रंग आएगा, ठीक है ना। तो ये जो रंग की जो बीमें हैं, जो वाइट लाइट के अंदर अकेले एक साथ थी, उन सबको इसने अलग कर दिया, ठीक है ना, प्रिज्म ने अलग कर दिया। अब हम लोग जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। अच्छा, ये रंग, कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि जो स्पेक्ट्रम बनता है, इस चीज़ को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रिज्म, स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रिज्म, स्पेक्ट्रम ऑफ प्रिज्म, स्पेक्ट्रम बाय द प्रिज्म कर दो, प्रिज्म से जो स्पेक्ट्रम बना है ना। तो डिफरेंट स्पेक्ट्रम में ये टूट गया, स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन। इसका ये टेक्निकल क्या है ये बता रहा, बीम ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि स्पेक्ट्रम ऑफ द वेरियस वेवलेंथ, इसमें जो कि जिसमें कि हर तरह की वेवलेंथ उसमें सम्मिलित है, कोई मिसिंग ना हो। मिसिंग होगी तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूस में बीच में गैप हो जाएगा, है ना, काला हो जाएगा। जो मिसिंग वेवलेंथ होगी तो वो काली हो जाएगी, वहाँ पर लाइन, तो वो नहीं दिखेगी, उसकी बात नहीं करो। केवल हम ये मान रहे हैं कि इसमें सभी वेवलेंथ हैं, तो उस वेवलेंथ का अलग हो जाना, उस प्रकाश का अलग हो जाना, स्प्लिट हो जाना अपने कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ में, है ना, उनकी दिशाएं अलग हो जाना, उसको कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ लाइट, है ना। और इसी वजह से स्पेक्ट्रम बनता है। इस स्पेक्ट्रम का क्रम होता है, ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर को याद रखो, इसको वी जी यू क्या है देखो, वी आई है ना, बी, इसके पहले पहले नाम ले लो, VIB, ठीक, ग्रीन, येलो, RE नहीं होगा, ठीक है ना। 7 कलर में हमने बांट दिया, मोटे मोटे में ये 7 ही कलर है। लेकिन इसमें ये भी सवाल कोई पूछे कि क्या कितने कलर है, 7 ही कलर होते हैं क्या? एक्चुअली 7 कलर ही नहीं होते, पता नहीं कितने कलर, अनंत कलर होते हैं, है ना। इसमें कलर की संख्या बहुत होती है, हर वेवलेंथ एक कलर है, ठीक है ना। हर वेवलेंथ जो है अपनी अलग कलर है, लेकिन मोटे तौर पर इसको 7 रंगों में बांट देते हैं। तो ये जो है विबग्योर याद रखो, इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, इस आर्डर में रहता है। ये ऊपर से मैंने इंडिगो सबसे नीचे रहेगी, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन उसका होगा, और रेड का सबसे कम होगा, ठीक है। अब आप ये जानते हो कि जो डिविएशन होता है प्रिज्म का एंगल ए है। अभी तक जो थियरी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डिविएशन होता है वो कितना है,
म्यू माइनस ए, ये आप लिख सकते हो कि डिविएशन बाय ए प्रिज्म डिपेंड्स अपन ए, है ना। इन जनरल छोटे एंगल के मामले में मोटे तौर पर ऐसा रहता है, ए पर निर्भर करता है और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पर निर्भर करता है, ये डिविएशन इतना हो। लेकिन कोसी ने इस चीज़ का स्टडी किया। कोसी ने रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ वेरिएशन का स्टडी किया। उन्होंने एक फार्मूला बनाया, इसको कहते हैं कोसी रिलेशन। इसमें क्या बोला कि ये फार्मूला आप कोट कर सकते हो कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट ए एंड प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, ठीक है ना, बी बाई लेमडा स्क्वायर। इसमें ए और बी कांस्टेंट है, ए बी आर कांस्टेंट, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, दे आर कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट्स। तो ये एक्चुअली हम लेमडा के ये सारे मटेरियल के मामले में ये जो रिलेशन है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का मतलब क्या है, वेलोसिटी। क्या है म्यू, मतलब क्या है, म्यू का मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडिया, है ना। मीडिया के अंदर जो वेलोसिटी होती है और, है ना, वो किस पर निर्भर करती है, वो जो है उसकी वेवलेंथ पर निर्भर करती है। और वेलोसिटी का वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंस होने का मतलब कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स भी वेरी करता है वेवलेंथ के हिसाब से। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का कोसी ने स्टडी किया और उन्होंने बताया कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1/λ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। माने जिसकी लैम्डा बड़ी होगी उसका म्यू जो है बड़ा होगा, है ना, नहीं, जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसका म्यू छोटा, और लैम्डा बड़ा छोटा होने का मतलब म्यू बड़ा, ठीक है ना। तो वेवलेंथ, वायलेट की वेवलेंथ छोटी होती है, ये स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है, और ये क्या है, रेड क्या है, लार्जेस्ट है वेवलेंथ के मामले में, लैम्डा के मामले में लार्जेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो डेल्टा ए डिपेंड्स अपॉन म्यू और म्यू एंड ए। तो ए तो प्रिज्म में जो ले लिया उसके लिए कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो म्यू है वह वेवलेंथ पर निर्भर करेगा। क्या होगी, वेवलेंथ पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो म्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए बाई बी बाई लैम्डा स्क्वायर ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो जिसकी लैम्डा कम होगी उसका म्यू बड़ा, जिसका लैम्डा बड़ा उसका म्यू छोटा, ठीक है ना। तो फिर डिविएशन पर भी असर पड़ेगा। आप ये देखो, रेड डेल्टा आर इक्वल टू म्यू आर -1 इंटू ए, और डेल्टा वायलेट क्या होगा, म्यू वायलेट -1 बाई ए, ठीक है ना। अब देखो जो डेल्टा वायलेट होता है वो बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, ये रे आई, वायलेट रे भी इसी दिशा में आई, लेकिन उसका डिविएशन इतना बड़ा हो गया। लेकिन लाल वाली ये अल्फ़ा आर, ये डेल्टा आर का डिविएशन है और ये डेल्टा वायलेट का है, ठीक है ना। तो ये जो आपका एंगल है ना वायलेट का, इसने डेल्टा वायलेट और ये डेल्टा आर रेड, इसमें, है ना, अलग अलग रंगों में रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अलग होता है, ठीक है ना। अलग अलग रंग का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अलग होता है। तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका डिविएशन भी अलग अलग होता है, और डिविएशन अलग हुआ तो ये इतने दूर दूर तक हो जाते हैं कि जिसे हमारी आँख पहचान लेती है। इसमें क्या था, ये सभी एक में मिले हुए थे, हमारी आँख उनको पहचान नहीं पाती, और उनका नेट इफेक्ट वाइट दिखता था। सभी एक में मिले हुए थे तो इसीलिए वाइट दिखता है। अब क्या है, अब इस प्रिज्म ने इनको अलग अलग कर दिया, इनको डिविएट कर दिया, इनका डिविएशन अलग हो गया, है ना, क्योंकि इनके रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अलग थे, इनकी वेलोसिटी अलग है इस प्रिज्म के अंदर, इस वजह से अलग अलग एंगल पर डिविएट हुए और सब रंग अलग हो गए, है ना।
इसी चीज़ को कहते हैं कि स्पेक्ट्रम का बनना, और इसी चीज़ को कहते हैं कि जो वाइट प्रकाश को, वाइट लाइट को प्रिज्म ने उनके कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ में अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कि प्रिज्म ने अलग से रंग दिया, है ना। कोई ये कहे कि प्रिज्म ने इस रे को कलर दे दिया, तो नहीं, प्रिज्म ने कलर नहीं दिया। ये कलर तो पहले से थे, वाइट लाइट में कलर पहले से थे, प्रिज्म ने उन कलर को अलग कर दिया, अलग करके दिखा दिया, ठीक है ना। और इस तरह से प्रिज्म से एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है ना। तो ये प्रिज्म का स्पेक्ट्रम सबसे पहले फिजिक्स में लोगों ने प्रिज्म का ही स्पेक्ट्रम पढ़ा था, और इसको न्यूटन ने अध्ययन किया था, है ना। न्यूटन ने इस चीज़ को अध्ययन किया था, और ये एक चमत्कार के रूप में माना जाता था तब, लेकिन ये साइंस है ना। और बाद में इसके स्टडी में हम लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि ये प्रिज्म ने कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि प्रिज्म ने उन कलर को अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये तुम्हारे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कैसे, कि ये कोसी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो होता है कोसी रिलेशन द्वारा होता है, ये होता है। ये लिख दिए तो तुमको बहुत कम लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर साथ साथ ये डिविएशन जो होता है डेल्टा डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। चूँकि इनके रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अलग हैं अलग अलग कलर के लिए, इसलिए इनका डिविएशन भी अलग होता है। इसलिए वाइट लाइट जो होती है अपने कंस्टिट्यूएंट लाइट में स्प्लिट हो जाती है। प्रिज्म का बस रोल यही है कि अलग अलग लाइट का अलग अलग दिशाओं में अलग अलग एंगल पर डिविएट करता है, और उसी वजह से वो अलग करके दिखा देता है, इससे स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। तो इसमें बस ये प्रिज्म का रोल इसमें ये इतना ही है। अब आगे देखो अगला क्या टॉपिक है, इसमें हम देखते हैं। हाँ, कुछ इस डिविएशन में जब न्यूटन जैसे लोग अध्ययन करेंगे तो कुछ न कुछ फार्मूले भी तो बनाएंगे ना, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सन है वो डिविएशन है। एंगल ऑफ डिस्पर्सन एक नया टर्म यूज किया जा रहा है, वो एक पारिभाषिक शब्द है। देखो ये आपका इंसिडेंट लाइट ऐसे गई, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे है तुम्हारी, ठीक है, ये दिशा में जा रही थी, इसका नाम दे देते हैं, ये क्यू आर, इस दिशा में जा रही थी, ठीक है। अब रेड लाइट डिविएट हुई इससे, इसको डेल्टा आर, और ये जो वायलेट लाइट डिविएट हुई तो डेल्टा वायलेट, ये हुई ना। इन दोनों का डिविएशन अलग अलग एंगल पर आ गई। इन दोनों का रेड और वायलेट के बीच में ये देखो इतना एंगल बना, ठीक है ना, ये इतना एंगल बना। लेकिन एंगल ऑफ डिविएशन इन दोनों के मिड में कोई वेवलेंथ होगी जो इन दोनों के बीच में मिड ये डिविएट होती होगी, वो जनरली येलो लाइट होती है ना। तो ये मान लो लेट लैम्डा इज मीन वेवलेंथ, मीन ऑफ लैम्डा आर एंड लैम्डा वी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा आर प्लस लैम्डा वी बाई 2, है ना। ये मोर और लेस लैम्डा ग्रीन आप ही हम लोग कहते थे, है ना। ये ग्रीन के आसपास, ग्रीन नहीं होगी, ये लैम्डा ईलो के आसपास रहेगी। लेकिन जो भी बनेगी मान लो ये लैम्डा का, मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये जो है मीन है इनका, मीन का इनके बीच वाली कोई, ठीक है ना। तो अब ये देखो तीनों के हिसाब में हम वो देखते हैं कि ये देखो लैम्डा को मीन, ये मीन वेवलेंथ है, ठीक है ना, मीन वेवलेंथ, ठीक। तो और डेल्टा क्या है, डेल्टा भी डिविएशन है। डिविएशन किसके लिए, डिविएशन फॉर मीन वेवलेंथ,
लेमडा के लिए, ठीक है ना। तो अब ये देखो लेमडा आर कितना हो जाएगा, लेमडा आर हो गया ए म्यू माइनस वन, म्यू आर माइनस वन, हुआ कि नहीं। दूसरा लेमडा वायलेट क्या होगा, ए टाइम म्यू वायलेट माइनस वन, ये हुआ। अब इन दोनों को घटा देते हैं, लेमडा भी बड़ा है ना, तो ये देखो लेमडा वी माइनस लेमडा आर, नहीं डेल्टा, सॉरी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये बराबर कितना होगा, ए टाइम कितना हो गया, म्यू वी माइनस म्यू आर। आर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कम रहेगा हमेशा, तो ये आ गया इतना, है ना। और उसी तरह डेल्टा कितना हो जाएगा इस मीन के लिए, डेल्टा बराबर ए म्यू माइनस, यानी इस लेमडा के लिए ये म्यू भी, ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है ना, डेल्टा बराबर म्यू माइनस वन, ये इतना हो गया, ठीक है ना। ये देखो आपने ये देख लिया, ये 3 नंबर, ये 2 ये देख लिया, ये चौथा आ गया, ठीक है ना। इनके आधार पर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, कि ओमेगा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ओमेगा, इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर। एंगल ऑफ डिस्पर्सन, तो पहले ये देखो एंगल ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ये कितना होगा, इसको बोलते हैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को बोलते हैं, ठीक है ना। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को, ये जो एंगल बना ना इन दोनों के बीच का, ये अल्फ़ा, अल्फ़ा को बोलते हैं, इसी को अल्फ़ा ले लो, इसी को अल्फ़ा कहते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन को अल्फ़ा हो गया, ठीक है। तो ओमेगा और डिस्पर्सिव पावर एक रेशियो होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे, कितना, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा, ये लो के लिए, ये बीच वाले के लिए, मीन के लिए, इसको डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। ये कितना होगा, देखो ये भाग 4 में, ये 3 में 4 का भाग दोगे, तो ये हो गया ए टाइम म्यू वी माइनस म्यू आर बटा ए टाइम म्यू माइनस वन, है ना ये। तो ये बना कितना, म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन। ये एक कांस्टेंट है ना, ये इसका उपयोग करते हैं, इसको कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। ये जो डिस्पर्सिव पावर है किस पर निर्भर करेगा, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पर निर्भर करता है ना। और वो क्या है कि वो मटेरियल, जिस मटेरियल का ये प्रिज्म बना है उसकी प्रॉपर्टी है ना। डिस्पर्सिव पावर इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, किस चीज़ का, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, जिस चीज़ का बने रहेगा अलग अलग मटेरियल पर निर्भर रहेगा, है ना। प्रिज्म के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये डिस्पर्सिव पावर कि कितना दूर दूर तक वो फैलाएगा, है ना, इस चीज़ को प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रिज्म के संदर्भ में ही डिस्पर्सिव पावर हम लोगों ने देखा, और उसका एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, बस वो है, वो आपने देख लिया, ठीक है। तो इस पर डिस्पर्सिव पावर के लिए आपको सवाल पूछ सकता है इस छोटे से फार्मूले के ऊपर, ये पूछ सकता है डेल्टा भी इतना है, डेल्टा आर इतना है, ये इतना है, या रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दे दिया, उसके आधार पर डिस्पर्सिव पावर पूछ लिया, या डिस्पर्सिव पावर दे दिया, इनमें से कोई एक मिल गया तो वो दे दिया, बस ये रिलेशन बस समझ लो, इसमें और कुछ नहीं
है ना। और लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है वो मटेरियल के लिए, ठीक है। तो ये आपने देखा प्रिज्म से डिस्पर्शन कैसे होता है और प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, उनका एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, कितने दूर, जिसका प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर जितना ज़्यादा होगा प्रिज्म का डिस्पर्सल एंगल भी उतना ही ज़्यादा होगा, हाँ। और दूसरा डिस्पर्सल एंगल जितना ज़्यादा होगा उतने ही दूर में स्पेक्ट्रम फैल करके बनेगा, नहीं तो स्पेक्ट्रम थोड़े से एरिया में बनेगा, है ना। ये स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पर यदि आपने पर्दा लगाया तो स्पेक्ट्रम जो होता है काफ़ी फैल करके बनेगा। यदि अल्फ़ा बड़ा होगा तो दूर दूर दिखेगा, साफ साफ दिखेंगे कलर, और नहीं कम में रहेगा तो फिर तो आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, कम दूरी में फैला हुआ दिखेगा। लेकिन ये डिस्पर्शन का काम प्रिज्म का इतना ही है। अगर डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, अब क्या हुआ, अब इसको ऐसा समझो कि एक प्रिज्म ऐसा है, ठीक है ना। अब एक दूसरा प्रिज्म इसी तरह का हमने ऐसे रख दिया, इसके बगल में रख दिया, तो ये राइट जाएगी तो क्या होगा, इसमें आया फिर इसमें गया और फिर क्या होगा, ये ऐसे चलेगी, है ना। उसमें क्या हुआ कि ये वाइट लाइट गई, है ना। तो यहाँ देखो इसका बेस जो है, बेस जो होता है बेस की ओर ये ऐसे मोड़ता था ना, इसके मोड़ने के बजाय इसने इसके बेस ने फिर उसको मोड़ा, मैंने जितना इन्होंने मोड़ा था ए उतना ही ए का उसी का हमने प्रिज्म रख दिया, बिल्कुल सिमेट्रिकल। तो ये इस प्रिज्म ने ऊपर इस एक नंबर प्रिज्म ने इसको जैसा बेंड किया था, डिवाइड किया था, दूसरे वाले ने ठीक उल्टा डिवाइड कर दिया, और फिर लाइट जैसे जिस दिशा में आ रही थी जा रही थी उसी दिशा में चली गई, पैरेलल हो गई, है ना। और ये बिहेव्स एज अ, ये इस तरह का प्रिज्म बिहेव्स एज अ क्या होगा, बिहेव्स एज अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब कैसा, वो रेक्टेंगुलर ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। वो ग्लास है तो ग्लास का ये प्रिज्म बना है तो ग्लास स्लैब होगा, नहीं बाकी और कुछ भी होगा तो उसका स्लैब होगा। तो ये रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह से ये बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। तो यदि इसने एक ने, तो यहाँ पर ये तो हमने ये दिखाया कि ये जो प्रिज्म हमने पहले लिया था जिसने डिस्पर्स किया था, बिल्कुल उसी तरह का एक दूसरा उसी मटेरियल का दूसरा प्रिज्म हमने उल्टे लगा दिया, तो उसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे दो प्रिज्म है, एक प्रिज्म एक मटेरियल का है, एक दूसरा प्रिज्म है वो दूसरे मटेरियल का है ना। इसमें रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू है, दूसरे का म्यू डैश है। इनके रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अलग है, डायमेंशन भी अलग है, इनका ए है और ए डैश है, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है कि अब दोनों प्रिज्म को एक दूसरे के उल्टा लगा दो। देखो ये वन है और ये दूसरे वाले का ये 2 वाले को, दोनों को एक साथ रख दें तो निकलने वाले प्रकाश में क्या होगा। तो इस चीज़ का ये सिंपल अर्थ है, देखो कि पहले वाले प्रिज्म से जो भी प्रकाश जाएगा वो क्या होगा, ए म्यू -1 डिविएट होगा, किस दिशा में, ऐसे मुड़ेगा, है ना। लेकिन दूसरे वाला जो है उसको इस दिशा में उल्टी दिशा में कर देगा, तो डेल्टा 2 वाले क्या करेगा, ए म्यू डैश -1, है ना, क्योंकि उसका प्रिज्म एंगल अलग है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अलग है, तो ये माइनस दिशा में भेज देगा, ठीक है कि नहीं, उल्टे रख दिया था। तो अब क्वेश्चन ये है
कि ए डैश कितना होना चाहिए, है ना, या म्यू डैश कितना होना चाहिए कि ये जीरो डिफ्लेक्शन को, नेट डिस्पर्सन जो है जीरो होने के लिए क्या है, बस बिल्कुल सही है। देखो ये पहले से ए से डिस्पर्सल इतना है ना, और ये ए डैश से डिस्पर्सल इतना है, इन दोनों का जोड़ जीरो हो जाए, है ना, तो ये माइनस है एक्चुअली, तो म्यू भी माइनस म्यू डैश। अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, इसमें ये और ये शायद इस तरह से रख करके इन्होंने निकाला है, एक नंबर रखा, दो नंबर रखा और फिर इसे जीरो चाहते हैं, तो उस स्थान में माइनस इन्होंने किया, ठीक है, माइनस ये डिस्पर्सल ये इतना ले आया। तो ये जानना चाहते हैं जैसे स्थिति में कि ये यहाँ से आया और इससे बिना डिस्पर्सन के, है ना, बिना डिस्पर्सल के, डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन जब आएगा तो ए डैश और ये इस तरह से रिलेटेड होगा। वजह क्या है, देखो पहले से ये इसको हटा दो, इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये इसकी बात कर रहे हैं दूसरे का, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि ये इससे कुछ डिस्पर्सल हो रहा है, दूसरे से जाकर डिस्पर्सल हो रहा है, और दोनों वो हो रहा है, दोनों से वो नेट जो है डिस्पर्सल जीरो हो रहा है ना। तो पहले से डिस्पर्सल कितना होगा, A1 डिस्पर्सल डेल्टा डेल्टा, ये कितना होगा 1 का, ये कितना होगा म्यू V माइनस म्यू R इंटू A1, ठीक है। दूसरे का डेल्टा 2 का क्या होगा, ये होगा म्यू डैश V माइनस म्यू डैश R A2, है ना। इन दोनों का जोड़ माने डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये जीरो हो गया, ये बार जीरो होना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, इन दोनों को बराबर जीरो करना है और ए डैश सॉल्व कर लिया, ये है ना। पता नहीं इस तरह का कौन सा सवाल आएगा, है ना। यदि सवाल आएगा तो यहाँ देखो ये माइनस है, क्या है माइनस, तो उसी रिलेशन में आप म्यू के बारे में तो आप जानते ही हो, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी लेमडा स्क्वायर, इसमें निगेटिव म्यू की तो कोई गुंजाइश है नहीं, ठीक है ना। निगेटिव म्यू की गुंजाइश नहीं है तो माइनस ए का क्या मतलब है, वो संभवतः ये ऐसा देंगे और इसी का ये दूसरा उल्टा कर देंगे और फिर जीरो लगाएंगे, वो वैसे ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए ये रिलेशन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कर लेना कि ये दोनों का उल्टी दिशा में, ये माइनस होने का मतलब ये है कि इस प्रिज्म को ऐसे लगाना पड़ेगा जीरो डिविएशन के लिए कि उसको निगेटिव डिस्पर्सन, है ना, जो डिस्पर्सन इन्होंने एक ने कर दिया उसको मिनिमाइज करने के लिए वो दूसरा प्रिज्म की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये है, ये एक फार्मूला है, ये इस पर कोई सवाल आएगा तो हम लोग देखेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, ये एक टिपिकल सवाल है, इसमें दे रहे हैं कि ये लाइट है ना, ये जा रही है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि ये प्रिज्म एंगल 2A पर इसको इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, और ये रे ऐसा है कि जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस लौटे, दूसरे फेज से यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, मिरर क्या लगाया है, इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ये इसी से वापस लौट, रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस आएगी, फिर वैसे ही वापस आ जाते हैं,
तो जाहिर है ऐसा कब होगा, बैक होने का कारण कब है, ये बैक किसी भी मिरर से कोई लाइट इंसिडेंट हुई है ना, और इसको बैक होने के लिए ये ज़रूरी है कि ये 90 डिग्री पे है, क्या है 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो और फिर उसी से वापस चली जाए। तो ये 90 डिग्री पे वापस हो गई। बस आप ये देख लो यहाँ पर। अब सवाल कैसे लगेगा कि ये है आपका प्रिज्म, दूसरा ये कि ये आपका नॉर्मल रहा, ये गया, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये ए है तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस ए, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया, ए हो गया, हो गया कि नहीं, अपने आप हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री पे होगा तो ये हो गया। अच्छा ये दे रहे हैं कि ये 2a पर इंसिडेंट हो रहा है, ये पर है देखो 2a पे इंसिडेंट हो रहा है। बस म्यू पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बताओ। तो म्यू बराबर क्या होता है साइन आई बाई साइन आर, ठीक। देखो आई बराबर 2a, आर बराबर है साइन 2a बाई साइन ए, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 cos a साइन ए, ये हो गया ना। और इधर साइन ए से साइन ए कट गया, म्यू बराबर 2 cos a, ठीक है ना। तो अब ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बताओ। ये म्यू बराबर 2 cos a, ए दिया हुआ है इन्होंने, है ना, ए दिया हुआ था रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, इनको ये मिल गया, ये यही इनका उत्तर बनेगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक थोड़ा सा देखते हैं, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है और ये कब होगा। आप ये देखो, ये प्रिज्म थी आपकी, है ना, BCA, ठीक है। अब क्या है, ये रे इंसिडेंट हुई, ठीक, यहाँ पर ये गई इस पर, और ये R2 एंगल बनाई, ये R1 एंगल, ठीक है ना। ये IC पे, I पर इंसिडेंट हुई, I पर गई और ये इस पर गई इधर, है ना। देखो ये जो R2 एंगल है ना, देखो इफ R2 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, माने साइन इनवर्स 1/μ, क्या है, दैट इज क्रिटिकल एंगल, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन तभी होता है, ये म्यू है और ये एयर है, ये एयर है, म्यू इक्वल टू 1, ये म्यू इक्वल टू 1, है ना। तो डेंस मीडिया से ये रे जो है डेंस मीडिया से लो डेंस मीडिया में जा रही है, ठीक है, रेयर में जा रही है। तो फिर ये क्या होगी, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की गुंजाइश है इस पॉइंट C, ये D पे, है ना। तो यहाँ पर D पर रिफ्लेक्शन की गुंजाइश है। तो ये जो है आई हमारा ये M है कि I कितना होना चाहिए, I की जो मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। वैसे तो डिबेट होकर ये लाइट ऐसे चली जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो चली जाएगी, लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स होगा तो इस पॉइंट पर D पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा और ये लाइट ऐसे फिर चली आई, यहाँ पर मुड़ गई, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल रिफ्लेक्शन हो गया। मान लो लेट R2 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल,
एंगल। लेकिन आप ये जानते हो कि R1 प्लस R2 ए के बराबर होता है। प्रिज्म में हमेशा ही ए के बराबर होता है, ये ए प्रिज्म एंगल ए के बराबर होता है, ठीक है ना। तो फिर R1 कितना हो जाएगा तब देखो, R2 लेट पहले अभी मान लेते हैं R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, लेकिन मान लो RC है, उसका नंबर RC हो गया, तो आप ये क्या बोलोगे R1 इक्वल टू ए माइनस कितना हो गया RC। तो ये हो गया ए माइनस, हम मिनिमम पॉइंट लेना है साइन इनवर्स 1/μ, ठीक है, इतना हो गया R1 इतना हो गया। जब R1 इतना हो गया तो I कितना हो जाएगा, इससे निकाल लो। देखो साइन I बराबर म्यू साइन R1, साइन I क्रिटिकल है ना, ये वैसे ये इसका क्रिटिकल नहीं होगा, लेकिन क्रिटिकल के करस्पॉन्डिंग I है, तो साइन R1, ठीक है ना, म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1/μ, ठीक है ना। ये इस एंगल ये आया है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आपको सी निकालना हो, IC निकालना हो, तो फिर आपको R1 निकालना पड़ेगा ऐसे, ठीक। तो R1 की वो वैल्यू जिसकी वजह से ये क्रिटिकल एंगल पर पहुंचेगा R', तो ए माइनस साइन इनवर्स 1/μ चाहिए, ठीक है, R1, और उसके करस्पॉन्डिंग I निकालने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करोगे, ठीक है ना। तो वो जैसा केस रहेगा उसके हिसाब से आप उपयोग करेंगे, है ना। अच्छा, ये इस तरह का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए को हम रेनबो में देखते हैं। कैसे रेनबो में क्या होता है भाई, देखो ये देखो पानी की ये बूंद है, क्या हो, ये रेनबो फॉर्मेशन, क्या है, रेनबो, पानी की बूंद है, सूरज कुछ ऐसे एंगल पर पड़ा है, आप कहीं यहाँ पर हो, ये गई है ना, सूरज की कुछ एंगल ऐसी है जो यहाँ से ये गई, और ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल RC से बड़ा हो गया, और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, और यहाँ पर जब आएगी तो देखो ये प्रिज्म की तरह काम करेगा, और यहाँ रेनबो बनती है, और आदमी ऐसा हो यहाँ पर होगा, है ना, व्यूअर जो है कुछ ऐसे यहाँ पर बना, व्यूअर जब इस जगह से इसको देखेगा तो ये रेनबो ये प्रिज्म की तरह से काम करेगा, और वो इसको स्प्लिट कर देगा रंगों में, है ना, रेनबो दिखाई देगी। लेकिन इसके लिए क्या है, शर्त क्या है कि सूरज को होराइजन के पास होना चाहिए, क्योंकि आप धरती पर रहते हो ऐसे, है ना, और सूरज को आप यहाँ पर हो, है ना, सूरज को क्षितिज पर रहना चाहिए, क्षितिज के पास होना चाहिए, और यहाँ पानी की बूंद होनी चाहिए। तो इन रेनबो कब दिखती है, जब पानी बरस रहा हो, सूरज क्षितिज के आसपास हो, तब देख सकते, क्योंकि ये इसका क्रिटिकल एंगल तभी बनता है, तब वो आपको रेनबो आपको फॉर्म होता दिखेगा, ठीक है ना। तो ये रेनबो का फॉर्मेशन भी ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर निर्भर करता है, ठीक है। और यही कारण है कि रेनबो हर जगह हर समय पर नहीं दिखाई देती, है ना। देखने के लिए ज़रूरी है कि सूरज का इंक्लिनेशन एक स्पेस जगह पर, एक विशिष्ट जगह पर होना चाहिए, जिससे कि वो क्रिटिकल एंगल पर वो रेज पड़े, है। अब आगे देखो, एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो है स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन का मतलब क्या है। अच्छा, आप एक लेंस को जरा देखो, ये क्या है, ये लेंस है, स्फेरिकल सरफेस है ना, आपने प्रिज्म पढ़ा है
रेंज में ये जो है ऐसा लग रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ टेंजेंट खींचे, ये टेंजेंट देखो, तो ये पैरेलल हो गई ना। और ये ऊपर वाले में देखो ऐसे, यहाँ पर टेंजेंट खींच दें, ये टेंजेंट कर दें, तो ये क्या देखा, ए प्रिज्म, ए एंगल का एक प्रिज्म की तरह नहीं काम कर रहा है। ये प्रिज्म है कि नहीं, ये प्रिज्म बन गया कि नहीं। देखो यदि लेंस के इतने टुकड़े को हमने काट दिया तो एक प्रिज्म जैसे बनेगा, उसी तरह ऐसा देखो एक प्रिज्म, ये ऐसा एक इसका छोटा टुकड़ा, ऐसा प्रिज्म, यहाँ पर देखो इसको ऐसे छोटे टुकड़े में देखो, तो इससे ये लग रहा है कि ये ढेर सारे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है। ये लेंस जो होता है वो कई प्रिज्मों का कलेक्शन है। तो क्या आप बोल सकते हो, लेंसेस आर कलेक्शन ऑफ मेनी प्रिज्म्स, है ना, ऐसा मान सकते हैं। तो अच्छा, वो ऐसा भी नहीं कि सबका एंगल एक ही है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये टैंजेंट एंगल जो है, इस प्रिज्म का एंगल जो है, इसकी टैंजेंट डिसाइड कर रहे हैं। तो चूंकि वो स्फीयर है देखो, है ना, तो स्फीयर का अलग अलग जगह पर टैंजेंट अलग अलग दिशा में है, तो इसलिए इनका जो एंगल ए बन रहा है ना, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। सेंटर में एंगल ए का मान कितना है, 0 है, और वो टॉप पर क्या है, ए का मान मैक्सिमम है कि नहीं। ये जो टॉप वाला एंगल है प्रिज्म है, तो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, मैक्सिमम है, और जो सेंटर वाला है वो कम है। तो डिविएशन के मामले में क्या देखते हो, डिविएशन इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए, प्रिज्म के ऊपर निर्भर करता है ना, किसी भी रे का। तो इसका असर क्या पड़ेगा कि देखो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेंस के सामने रखा हुआ तो जो सेंटर में जाने वाली ये रे है, वो तो सीधे सीधे बिना डिविएशन के चली जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रिज्म जो है एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है, ग्लास स्लैब है और नॉर्मल इंसिडेंट है, ठीक है कि नहीं, बस ये सीधे चली गई। लेकिन ऊपर वाला जो है, इसका प्रिज्म एंगल, यहाँ एंगल ज़्यादा है, तो यहाँ डिविएशन ज़्यादा होगा। तो देखो ये रे जो होगी, ये इस पॉइंट पर मिलती है आईपी पे, ठीक है कि नहीं, और ये जो ये वाली रे है जो आ रही है, ये देखो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, तो 3 नंबर रे आईपी पे मिली, 2 नंबर रे आईएम पे मिल रही है। क्यों, इसका डिविएशन कम हुआ, क्या है, या लेस डिविएशन, क्या, लेस डिविएशन, इसका मोर डिविएशन। कैसे, इसे ए पर निर्भर है ना, इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अब इसका परिणाम क्या होगा, द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है ना, ऑप्टिक एक्सिस इज नॉट अ सिंगल पॉइंट, नॉट अ पॉइंट, वो पॉइंट नहीं है। इस फिनोमेना को हम एबरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एबरेशन, दिस इज कॉल्ड एबरेशन। दो बार है, हाँ, इसको एबरेशन कहते हैं कि जबकि पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट है और इमेज पॉइंट नहीं है, अलग अलग जगह पर बन रही है, ठीक है ना। और ये जो लेंस में जो एबरेशन स्फीयर होने के कारण जो हो रहा है ना, ये स्फीयर होने के कारण जो एबरेशन हो रहा है उसको स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। क्या होता है, बीइंग
being the lens, being the sphere of a lens, लेंस के स्फीयर होने के कारण द एब्रेशन कास्ट, द एब्रेशन इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन, एब्रेशन इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन। तो एक्चुअली आइडियल स्टेज में बहुत मोटे मोटे इमेज की कोई बात नहीं है, लेकिन जब बारीक चीज़ों की इमेज निकाल रहे हो, जैसे माइक्रोस्कोप बनाने जा रहे हो, ठीक है ना, तो माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होता है बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोप के सामने होता है, क्योंकि उसका काम ही है छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, उसका साइज भी बहुत छोटी होती है, और उसको मैग्नीफाई करना शुरू करोगे तो पता लगता है कि वो जो है उसका इमेज जो है साफ साफ नहीं बनती है ना। तो एब्रेशन की वजह से जो इमेज होती है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही बननी चाहिए ना इमेज, तभी तो आप देख पाओगे। नहीं तो एक चीज़ के कई इमेज बन जाए तो फिर तो आप उसे देख ही नहीं पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को एब्रेशन कहते हैं। तो स्फेरिकल जो लेंसेज होते हैं, लेंस चूँकि स्फेरिकल सरफेस है ना, और स्फेरिकल सरफेस होने के कारण वो अलग अलग रेज का कम्बिनेशन है। तो फिर क्या होगा कि उनमें अलग अलग रेज अलग अलग जगह डिवेस्ट होती है, और उसकी वजह से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी पॉइंट इमेज नहीं बनती, पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज नहीं बनती। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन। अच्छा, स्फेरिकल एब्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप शायद लेंस उपयोग करोगे तो आप दूर कभी नहीं कर पाओगे, है ना। लेंस की वजह से स्फेरिकल एब्रेशन को हम कभी दूर नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसको मिनिमाइज करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। स्फेरिकल एब्रेशन होता ही होता है, लेंस के साथ हमेशा बना रहता है, ठीक है ना। एक दूसरा एब्रेशन देखते हैं। एक दूसरा एब्रेशन होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन कहाँ से आएगा? क्रोमेटिक एब्रेशन का वजह है, देखो, लेंस का प्रिज्म होने के कारण जो एब्रेशन है वह स्फेरिकल एब्रेशन है, क्योंकि वो प्रिज्मों का समूह है जो अलग अलग प्रिज्म के एंगल के हैं। लेकिन क्रोमेटिक एब्रेशन फोकस दूरी से संबंधित है। जैसे देखो कि आप एक स्फेरिकल सरफेसेस पर आपने इसका देखा R1 R2 है, ठीक है ना। इसका फोकस दूरी क्या होती है? 1/f = μ-1, ठीक है, 1/r1 - 1/r2। ये फोकस दूरी का फार्मूला है ना, है ना, यही है। देखो आपने एक लेंस बना लिया, है ना, यू हैव फॉर्म्ड अ लेंस। लेंस आपको बन गया, पर क्या है, लेंस का आपने मटेरियल भी ले लिया, ओके। लेकिन इसमें क्या है कि ये 1/f में म्यू फैक्टर आया है, म्यू। R1 R2 तो आपका फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है। एक बार आपने लेंस बना लिया तो फिक्स बाय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री नहीं है, इसको फिक्स कर दिया, ठीक है ना। एक बार आपने ले लिया, लेंस के लिए बराबर है। लेकिन इस म्यू के लिए क्या करोगे? उसी फार्मूला होता है म्यू = a + b/λ², ठीक है ना। तो ये क्या है कि अलग अलग रेज के लिए इसमें फोकस दूरी का मान अलग अलग आता है, ठीक है ना। मतलब द फोकस दूरी इज द डिफरेंस फॉर डिफरेंट कलर, और काफ़ी अंतर आता है, काफ़ी अंतर आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, देखो म्यू, तो 1/f वायलेट, ये कितना होगा? म्यू वायलेट -1 इंटू, इसको बोल दो ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट μ-1 k, 1/r1 R2 जो कुछ भी होगा हम k कर देते हैं, ये ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है, ठीक। और 1/r क्या होगा? 1/fr, फोकल दूरी r के लिए क्या बनेगी? μr -1, ये k हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो
म्यू जो होता है वायलेट के लिए कुछ होगा, आर के लिए कुछ होगा, ठीक है ना। और म्यू ये बड़ा होता है, देखो फिर से एफ भी क्या हो गई 1/k म्यू वी -1, ठीक। और एक एफ आर कितना हो गया 1/k 1/μ r -1, ठीक है ना। देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो एफ आर बड़ा होगा एफ भी छोटा होगा। तो अब लेंस में क्या होगा, जब इमेज बनाओगे आप ऐसे, तो ये रे आई, मान लो ये पैरेलल रे जा गई, सब फोकस पाएगी, है ना। ये वाइट रे आई, ठीक है। तो ये जो है क्या है, एफ आर कम होगा ना, एफ आर बड़ा होगा, तो ये रेड वाली चली जाएगी, ये रेड है, रेड फोकस, तो मैंने एफ आर हो गया। और वायलेट वाली क्या हो गई, ये यहाँ पर आ गई, एफ वायलेट हो गई यहाँ पर। तो देखो इसमें अलग अलग रंग के, यहाँ रेड कलर की इमेज बन गई, यहाँ पर वायलेट कलर की इमेज बन गई, और इसके बीच में डिफरेंट स्पेक्ट्रम बन गए, है ना। ग्रीन, ये रेड के बाद बाकी विविग्योर से जो भी आपका कलर आएगा सारे एक कलर। अब आप देखो एक इसका ये फोकस दूरी एक पॉइंट पर न हो करके बल्कि ये कई फोकस हो गए, अलग अलग कलर के अलग अलग फोकस हो गए, फिर तो इमेज फॉर्म कैसे बनेगी अकेले, है ना। तो ये फोकस अलग होने की वजह से इमेज भी एक सिंगल इमेज तो बनेगी नहीं। इस तरह के जो क्रोमेशन के डिस्पर्सन के कारण, है ना, लेंस में डिस्पर्सन के कारण जो एब्रेशन होता है वो क्रोमेटिक एब्रेशन, है ना। क्रोमेटिक एब्रेशन मीन्स ये क्रोमेटिक डिस्पर्सन, है ना। the image due to dispersion dispersal of light, है ना, is not a point object. A point object. ठीक है ना। तो इस तरह की चीज को हम ये क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। तो देखो ये दोनों में अंतर समझ में आया। क्रोमेटिक एब्रेशन माने अलग अलग कलर के रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अलग होने के कारण क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, और इस ज्योमेट्री के कारण जो एब्रेशन होता है वो स्फेरिकल एब्रेशन होता है। तो लेंसों के साथ ही हमेशा ये दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन इस क्रोमेटिक एब्रेशन को हम दूर कर सकते हैं, कैसे? यूजिंग मिरर। मिरर की फोकस दूरी जो है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पर नहीं निर्भर करती है ना। मिरर इसके समय में यूज करते हैं और इसके लिए यूज करते हैं जैसे टेलीस्कोप में यूज करते हो तो वो होता है पैराबोलिक मिरर। क्या है? पैराबोलाइड, बोलाइडल मिरर। ये एक मिरर को हम ऐसे बनाते हैं जो पैराबोला, ठीक है ना। ये ऐसा पैराबोल की तरह बनाया और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसका एक फोकस होता है। तो जो भी पैरेलल रेज आती हैं, है ना, इस मिरर के ऊपर जो भी किसी भी दिशा से आती हो, है ना, ये सारी की सारी रेज जो होती हैं वो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं। सभी फोकस पर ही मिलती है, उसका एक फोकस एक ही होता है और इसमें कलर का एब्रेशन नहीं होता, स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता, है ना। तो इससे ये शार्प इमेज बनती है ना। यदि आप पैराबोलिक मिरर यूज कर लो, पैराबोलिक मिरर के सामने ये हमेशा ही एक प्रॉब्लम है, ये रहता है कि ये जो रहता है कि जो भी पैरेलल एक्सिस के पैरेलल रेज आती है वो सीधे सीधे आप रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है ना। इसीलिए पैराबोलिक मिरर का हम लोग उपयोग करते हैं और इससे जो इमेज बनेगी वो शार्प बनेगी, शार्प और ब्राइट बनेगी, ठीक है ना। इसमें लाइट नुकसान नहीं होता,
जो भी इमेज बनेगी शार्प, बहुत साफ साफ इमेज दिखाई देगी। और इसका उपयोग हम लोग टेलीस्कोप में करते हैं। तो ये टेलीस्कोप और उसका उपयोग हम लोग अलग से जो इंस्ट्रूमेंट आएंगे, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, उसके वीडियो में देखेंगे। तो पुनः ये एब्रेशन समझ लो इतना। और क्रोमेटिक एब्रेशन का क्वांटिटेटिव रूप भी देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये आप ये जरा देखो कि इसमें जो अलग अलग रंग के फोकस दूरी अलग अलग है ना, तो वो फोकस दूरी की बात करते हैं, है ना। और इससे क्रोमेटिक एब्रेशन का हम लोग ये देख लेते हैं। एब्रेशन देख रहे हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। तो ये डिस्पर्सन बाय लेंसेस, लेंस, है ना, ये देखते हैं। तो ये जैसे मान लो ये लेंस है आपका, ठीक है, ये पैरेलल रह जाएगी, ठीक है, ये फोकस पर इकट्ठा होनी है, ये एफ है, ठीक है ना। तो देखो 1/f(r) कितना होगा, म्यू r -1/k। के क्या है, ये ज्योमेट्री से आया, के बराबर आप ये लिख दो 1/r1 - 1/r2। इसको शॉर्ट में हमने के कर दिया, ठीक है। इसको आप लिखोगे, वायलेट के लिए करो 1/f कितना हो गया, वायलेट म्यू वायलेट -1 × k। अच्छा, मिडिल के लिए लो 1/φ यानी लैम्डा, कि लैम्डा r प्लस लैम्डा वायलेट बाई 2। इसके लिए जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है उसके लिए हम मीन वेवलेंथ के लिए ले रहे हैं, है ना। ये कितना हो गया, म्यू -1/k, ठीक है ना। अब मीन वेवलेंथ जो होगी, जो f होती है, f(v)f² बराबर f(v) × fr के आसपास होती है, ठीक है ना। इसलिए हम मीन फोकस दूरी को f(v) × 1/, इतना हम मान लेते हैं। ये एज्यूम्ड है, मीन होता है लगभग, ये एम्पिरिकली फैक्ट है, एम्पिरिकली नोन है, ठीक है ना। तो हमने मीन वेवलेंथ को ऐसे ले लो या ऐसे डिफाइन भी कर लो, जो भी। तो ये इतना होगी, ठीक है ना। अब ये देखो, अब घटाते हैं 1/fv - 1/fr, ठीक है ना, बराबर यहाँ से म्यू v - म्यू r हो गया कि नहीं, ठीक। अब इनको जोड़ दो, इनटू के भी आएगा, इनको जोड़ दिया तो fr - 1/fr - fv/fr/fv हुआ कि नहीं। ये सफिक्स है, ये हुआ, हाँ, ये इतना बन गया। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको जैसा कि हमने यहाँ मान लिया है, तो f² कर देते हैं, fr - fv/f², ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका 3, ठीक। और ये हो गया, नहीं ये 3 हो गया, और इसको चौथा कर देते हैं, चौथा कर दो, ठीक है। अब ये भाग दे देते हैं, कितना, 4 / 3, 4 में 3 का डिवाइड 4/3। तो इसमें क्या बना देखो, fr - fv बटा एक f² है, ये f² है, और ये इसमें 1/f है, तो f रह गया। और यहाँ हो गया म्यू v - म्यू r/म्यू -1, ठीक। और इसी को ओमेगा कहते हो,
डिस्पर्सिव पावर हम कहते हैं मटेरियल का इतना, ठीक है। तो आपने यह क्या देखा, यहाँ पर लेंस में ओमेगा जो होता है, ओमेगा बराबर हो गए डी एफ माने ये फोकस दूरी का वायलेट और आर का जो डिफरेंस है बटा एफ, है ना, ये इसके बराबर होता है, ठीक है ना। इस रिलेशन का हम लोग उपयोग करते हैं इसमें। यदि मान लो दो लेंस को मिला करके, दो मटेरियल के लेंस लिया, मिला करके एक ऐसा लेंस बनाना है जिसका फोकस दूरी कांस्टेंट रहे, उसके रंगों पर निर्भर न रहे, ठीक है ना। तो ऐसा है, देखो मान लो एक लेंस ये है f1 फैंक्स का है, दूसरा लेंस ये है f2 है, उसका फोकस दूरी, है ना। दोनों को मिला दिया तो ये कॉम्बिनेशन मटेरियल इनके अलग अलग है ना। इसका डिस्पर्सिव पावर ω1 है, इसका ω2 है डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। अब इन दोनों को मिला करके एक कंबाइंड लेंस बना रहे जिसमें कि रंग न दिखे, क्रोमेटिक एबरेशन खत्म हो जाए। तो इस काम के लिए क्या करोगे, देखो 1/f बराबर कंबाइंड का क्या होगा, द फोकस ऑफ कंबाइंड 1/f1 प्लस 1/f2 होगा ना। f क्या है, f इज फोकस ऑफ कंबाइंड लेंस, ठीक है। तो आप ये मिला करके ये बना रहे हो, ओके। अब ये देखो, ये हम ये चाहते हैं कि f कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट आप करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया और df1 बाई f1 स्क्वायर प्लस df2 बाई f2 स्क्वायर, ये बना। अच्छा df बाई f1 कितना होता है, देखो पीछे आपने देखा df बाई f1 इक्वल टू ओमेगा, df1 बाई f1 ω1 है कि नहीं। ये पीछे देखो, अभी हम लोगों ने ये निकाला ना कि df डेल्टा, ये जो वेरिएशन है और उसके मीन फोकस से हम भाग दे दें तो ये डिस्पर्सिंग पावर होता है। तो इसी का अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, तो ω1 ω t, तो इस वाले का वो लेते हैं, देखो तो इसको कहेंगे ω1/f1 प्लस ω2/f2 बराबर 0, ठीक है। ये एक रिलेशन मिला, ये रिलेशन किस काम के लिए है, दिस इज द रिलेशन फॉर रिमूवल ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन, मैंने रंग के वजह से जो एबरेशन होगा, कलर आपको इमेज न बने तो उसके लिए ये फार्मूला एबरेशन, ठीक है ना। अच्छा, इस फार्मूले का महत्व है बस कि आपको डिस्पर्सिव पावर दिया रहेगा, है ना, फोकस दूरी दिया रहेगा, एवरेज करोगे आप f1 f2 उसके एवरेज है फोकस दूरी, ठीक है ना। तो अब ω1/f1 प्लस ω2/f2 ये इन दोनों लेंसों में और उनके मटेरियल में इस तरह का संबंध है। देखो जहाँ तक ω1 और ω2 का प्रश्न है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव रहती है हमेशा। ये क्या है, ये पॉजिटिव राशि रहती है, पॉजिटिव है ना। तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, मटेरियल का हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा। रही इसको 0 होने के लिए जाए तो एक f1 एंड f2 मस्ट बी ऑपोजिट साइन ऑफ ऑपोजिट साइन, बोलो है ना, ऑपोजिट साइन। f1 f2 का ऑपोजिट साइन मतलब ये कि एक लेंस यदि आपने कॉन्वेक्स लिया तो दूसरे को कॉनकेव लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये μ1 है, ये μ2 हो गया, तो ये कॉनकेव होगा तो ये कॉन्वेक्स होगा। तो जनरली क्या है, एक ग्लास होता है और एक फ्लिंट ग्लास होता है,
है ना। ऐसे दो मटेरियल लिए गए, ठीक है ना, एक क्राउन ग्लास और एक फ्लिंट ग्लास के दो मटेरियल लिए, एक का कान के मिरर बनाओगे और इतना, और लेकिन अब वो फोकस दूरी बनानी भी है ना, उसमें पावर भी देना है, तो उसके लिए आपको ओमेगा और वो ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग होना चाहिए, ठीक है। F1 F2 एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए और उनको इस रिलेशन से संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये देखो उसमें पावर देना है, तो वो जो है 1/F1 प्लस 1/F2 का ये पावर आपको मिलेगा। क्या है इसमें 1/F को, फोकस दूरी के डिफरेंस को हम पावर भी कहते हैं, है ना, पावर ऑफ द लेंस। और लेंस, है ना। और लेकिन उसके लिए शर्त है कि F1 F2 भी मीटर, F1 F2 भी इन मीटर, ठीक है ना। इसको यूनिट होती है डायोप्टर, इसको अलग से देखेंगे, ठीक है। तो ये क्रोमेटिक एब्रेशन के लिए क्या शर्त है कि मटेरियल अलग होने चाहिए दोनों के, और साथ ही साथ उनके फोकस दूरी एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, एक ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका फोकस दूरी ये इस इक्वेशन से मिलेगा, ठीक है ना। 1/F1 F2 थे तो वो तो हमेशा ही मिलता है, लेकिन अब यह है कि पावर थोड़ा कम हो जाएगा, एब्रेशन दूर करने के चक्कर में आपका पावर जो है रिड्यूस हो जाएगा, है ना। लेकिन जो भी करना है तो आपको क्रोमेटिक एब्रेशन दूर करना है तो आपको इस फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा इस वीडियो का अंतिम टॉपिक, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल सवाल और आगे के टॉपिक्स जो हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बहुत थोड़े से बचे हैं, लेकिन उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।